पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आप देख सकते हैं गिरीश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद सर। और आप ही का एक रिलेटेड फील्ड है फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारा फार्मास्यूटिकल्स अमेरिका के अलावा और देशों में भी एक्सपोर्ट होता है। हमारा 85% एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक केमिकल है जिसको बनाने का फॉर्मूला इंडिया के पास है, उसके बावजूद एपीआई अभी तक इंपोर्ट होता आया है और आने वाले समय में अब चाइना एपीआई से बाहर निकलना चाहता है क्योंकि एपीआई से ओपियोड का कनेक्शन और उससे जिस तरीके के फार्मा कंपनीज डब्बा कार्टल्स चला रही हैं, यहां से दवाइयों के नाम पर ड्रग्स बनाकर अफ्रीकन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में और दूसरे कंट्रीज में सप्लाई किया जा रहा है। इस पे हम लोग बात करेंगे। इस तरह के एपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स कौन कौन से होते हैं मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। एक तो होते हैं काउंटरफीट ड्रग्स कि जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन उन ड्रग्स की करते हैं जो जेन्युइन नहीं होते हैं पर वो क्लेम करते हैं कि वो ओरिजिनल हैं, पब्लिक को डिसीव करते हैं। दूसरा होता है सबस्टैंडर्ड एपीआई जिसमें जो एपीआई है या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एफडीए के मीट नहीं करते हैं। तीसरा होता है अनडिक्लेयर्ड और अनअप्रूव्ड एपीआईज जिसमें एपीआईज के ऊपर लेबल नहीं होता है, ड्रग के ऊपर जो लेबल होता है उस हिसाब से वो दवा नहीं होती है, जिससे डेंजरस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। मिसलेबलिंग और फॉल्स क्लेम जिसमें फॉल्स क्लेम दिए जाते हैं कि ड्रग्स की प्रॉपर्टीज, इंग्रेडिएंट्स और एक्सपायरेशन जिसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। ऑफ लेबल मार्केटिंग जिसमें ड्रग्स को यूजर तक यूजर्स जो हैं वो एफडीए या रेगुलेटरी बॉडीज के एजेंसीज के मानक अनुसार नहीं होते हैं। और किकबैक्स जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को पैसा देती हैं उन ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करने का, जिसमें एक बहुत सारा मतलब 33% अगर मान लें मैन्युफैक्चरर का मार्जिन है, 33% डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर का मार्जिन है, तो 33% जो है वो डॉक्टर्स और फार्मा कंपनीज, फार्मास्यूटिकल जो बेचती हैं रिटेल आउटलेट्स, उनको भी पैसा देती है इन चीजों को करने के लिए। तो ये सारा मामला क्या है और इस तरीके के जो पेशेंट सेफ्टी से खिलवाड़ है, पब्लिक हेल्थ से खिलवाड़ है, इकोनॉमिक इंपैक्ट है और ड्रग्स का कारोबार है ओपियोड का, जिसमें फेंटेनाइल को लेकर कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर यूएस जो है वो 10% पहले उसने चाइना पे लगाया, फिर उसको 20% कर दिया। इधर इंडिया से फार्मा का बहुत सारा सामान जो है वो अमेरिका और अफ्रीकन और लैटिन कंट्रीज में जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और अंकलेश्वर में जो इंपोर्ट हो रहा है सारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसको लेकर आप क्या कहेंगे गिरीश जोशी जी? धन्यवाद आत्मिक जी। देखिए, पहले तो ये बेसिक समझना पड़ेगा कि पेटेंट और आप जो जेनरिक मेडिसिन बोलते हो इसमें क्या डिफरेंस है। एक कंपनी 5, 7, 20 साल तक उस पे R&D करती है, 200 से 400 करोड़ रुपया उसका खर्चा होता है क्योंकि उसके केमिकल रिएक्शंस, उसके एंटीडोट्स, कितना काम आ रहा है, कितना कारगर है उसमें और क्या करना है। तो वो जो पूरा R&D चलता है और उसको एंड में जब फाइनल प्रोडक्ट पे आप आते हो तो 200-400 करोड़ वो कंपनी ने ऑलरेडी उसमें डाल दिया होता है। तो वो होती है पेटेंटेड मेडिसिन। अब वो 20 साल के बाद वो पेटेंट निकल जाता है, वो जेनरिक हो जाती है, फिर आप बना सकते हो। तो जो मेडिसिन 20 साल तक बाजार में चली पेटेंटेड, वो चल गई, उसके बाद भी काफी टाइम निकल गया, तो हम लोगों ने वो धंधे को पकड़ लिया कि अब जेनरिक मेडिसिन उसी कॉम्पोजिशन की दवाई हम बना सकते हैं इन एनी अदर नेम। तो फिर वो पेटेंट का जो कंसेंट है वो खत्म हो जाता है। एक तो ये चीज है। अब दूसरा उसमें देखिए कि इन्होंने जो खुला दौर दे के रखा है, इनके पास सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जिम्मेदारी है ये सारा देखने की। अब उसके पास एक नॉर्थ की ऑफिस है गाजियाबाद जो पूरा नॉर्थ देखती है, एक चेन्नई में साउथ की ऑफिस है जो साउथ देखती है, और इनकी पोर्ट ऑफिस जो है वो कहां पर है, मुंबई और कोचीन में। अब वो पोर्ट पे बैठ के इंपोर्टेड जो रॉ मटेरियल आ रहा है, केमिकल आ रहा है, उसको वो सर्टिफाई करेगा वेदर दैट हैज बीन अप्रूव्ड या उसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं। तो एक तो आपके पास कोई सेंट्रल एजेंसी है नहीं बिल्कुल जिसको आप जाके चेक कर सकते हो। पुलिस को वो पावर नहीं है या पुलिस के पास वो नॉलेज नहीं है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है और कंप्लेन आएगी तो आपको बताना, बुलाना तो पड़ेगा आपको सीडीएस सीओ कोई। अब ये हो गया था ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी वहां पे आपने बना के रखी हुई है, उसका काम है। अभी आप देखिए लास्ट में नवंबर 24 में 1011 सब स्टैंडर्ड जेनरिक मेडिसिन पे रेड पड़ी और वो पकड़ी गई। नवंबर में 135 पकड़ी गई। अब पकड़ी कब जाती है, जब आदमी ने कंप्लेन करी कि मैंने ये जेनरिक मेडिसिन खाई और मेरे को रिएक्शन आया। अब वो कितना केस हो सकता है।
जहाँ 80% आदमी अनपढ़ है, उनको पता ही नहीं है, जो केमिस्ट ने दवाई दे दी वो खा ली। तो हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है कि वो सस्ता है जेनरिक और ये महंगा है, उसमें कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं है। इतना ही कि वो 20 साल पहले जो पेटेंटेड मेडिसिन थी, अब उसको आप खा सकते हो। तो जेनरिक में हमको फायदा ये है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका ज्यादा चेकिंग नहीं होता, क्योंकि वो फॉर्मुलेशन वही होता है जो पेटेंटेड का था। तो उसका इम्पैक्ट हमको पता है, तो हमको R&D पे खर्चा नहीं करना है। हमको जो तैयार माल मिल गया उसको आप देसी भाषा में डुप्लीकेशन ही बोल सकते हो कि भाई फॉरेन की हमने फिर फर्स्ट कॉपी बना दी। ये हो गया इनका अरेंजमेंट। अभी आप देखिए एक जो केस हुआ था जिसमें गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चे मर गए थे 2022 में टॉक्सिक कफ सिरप पी के। अभी इसमें देखिए ये रिपोर्ट बार नहीं आया, डाई इथिलीन ग्लाइकोल जो उसमें निकला था वो बेसिकली कहीं पर भी फार्मा का प्रोडक्ट है ही नहीं। वो डाइज में यूज होता है, टेक्सटाइल्स में यूज होता है, ब्रेक ऑयल में यूज होता है, तो प्लास्टिक्स में यूज होता है सॉफ्टनिंग के लिए। तो ये केमिकल उस कंपनी तक गया कैसे, फिर वो कफ सिरप में आया कैसे, तो ये सब जो है इसको कौन चेक करेगा। अभी गुजरात में आप देखिए तो 4770 फार्मा यूनिट्स रजिस्टर्ड हैं। अब उसमें से 700 जो है वो WHO GMP में क्वालिफाइड है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है, उसमें वो क्वालिफाइड है, उसके नॉर्म्स होते हैं। 130 ऐसे हैं जो यूएस के फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसको US FDA बोलते हैं, उनके अप्रूव है, सर्टिफाइड है। ठीक है, अब बाकी के जो है उन पे कौन गवर्निंग कर रहा है, उनको कौन देख रहा है। तो आपने जो बिल्कुल एक सिंपल चीज थी कि भाई पेटेंटेड मेडिसिन आपको बाद में जेनरिक में आ सकती है 20 साल के बाद, तो आपने वो दीनदयाल औषधालय कार्यालय वगैरह सब खोल के आपने इतना बड़ा उसका पॉम्प शो कर दिया। अब आप देखिए तो कितने सारे एप्लीकेशंस पड़े हैं जिसपे आप देख सकते हो कि भाई ये जेनरिक मेडिसिन इतने की है और ये पेटेंटेड इतने की है, मैं कौन सी लूं। तो आपको वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलने लगी है। तो एक तो आपका जो देखिए जो आप शॉप्स बना रहे हैं, आज मेडिकल स्टोर अगर मेरे को खोलना है तो मेरे को एक केमिस्ट होना चाहिए, मेरे पास फार्मासिस्ट होना जरूरी है। डॉक्टर फार्मेसी खोल सकता है। तो फिर जो आपने जैसे बताया वो मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, 20 से 30-40% मार्जिन होता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, उसमें ये 20-30% का जो मार्जिन है उसमें डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में अपनी दुकानें खोल दी ताकि वो 30 और 30-60% का मार्जिन उनके पास रह जाए। तो यू हैव अलाउड एवरीबडी टू अर्न। इसमें पब्लिक का कहां भला हो रहा है, ये आप मेरे को बताइए। फिर जितने भी आपके ये जेनरिक मेडिसिन के स्टोर्स हैं वो आपको पहले तो पेटेंट की भाव बता देंगे, अच्छा वो 300 रुपये की है, ये 30 रुपये की है, ले लो, इसमें दवाई में कोई फर्क नहीं है। सो यू हैव अलाउड पीपल टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द पीपल हु डू नॉट नो मेडिसिन। और फिर आपने एप्लीकेशन भी इतनी सारी अलाउ कर दी कि वो रोज बैठ के आपको बता रहे हैं कि भाई ये इतने की है, ये इतने की है, आप ये खरीदिए कॉम्पोजिशन। वो मोबाइल लेके जाता है, केमिस्ट को बताता है, और केमिस्ट क्योंकि वो फार्मासिस्ट है उसको अच्छी तरह से पता है कि कौन से बड़े मार्जिन की दवाइयां हमको बेचनी है। अब इसमें एक कैच और है कि डॉक्टर आपको जेनरिक मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि उसको जो शेयर मिलने वाला है वो तो पेटेंटेड मेडिसिन मिलेगा, तो 300 रुपये वाली बिकवाएगा, 30 रुपये वाली क्यों बिकवाएगा। ये एक सीधा सा फंडा है विच इज बीइंग। अब वो एक्सपोर्ट्स में जो आप बोल रहे हो उसमें वो एडवांटेज ये है कि भाई वो क्योंकि पेटेंटेड मेडिसिन का ही कॉम्पोजिशन है, उतना ही उसका पावर है, और वो उसमें खाली आपने नाम चेंज करा बेचा, तो फॉरेन में भी उसका रिस्क नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि इसमें भी आपने प्लेयरों को बहुत अच्छा ओपन, अभी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है। मैं DGFT की साइट पे जाके 500 रुपया भर के मैंने एक IC कोड ले लिया, मेरे को बैंक नंबर चाहिए, GST नंबर चाहिए, अगर मैं लेता हूं, नहीं तो मैं न्यू फॉर्म में अप्लाई करता हूं। अब मैं एक्सपोर्टर हो गया, मर्चेंट एक्सपोर्टर, मेरे को फार्मा का कुछ भी पता नहीं है। फिर मैं किसी फार्मासिस्ट के पास जाता हूँ या मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से ऑर्डर्स लाता हूँ, फिर मैं करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में वो मैन्युफैक्चरर जो है वो उसका अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के वो इसको दे देगा, ये अपना मार्जिन रख के आगे बेचेगा। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी अगर कुछ गलत हो गया तो, क्योंकि वो जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो शायद जल्दी बिल्कुल अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में वो एक फॉर्मुलेशन वो तीन यूनिट से करवा रहा है। अब उसमें कहां पे गड़बड़ हुई, कहां गया है। तो आपने मतलब चोरी करने का ओपन प्रोविजन लीगली जो करके दिया है आप लोगों ने सिस्टम्स, उसी में होता है। क्यों फॉरेन में ये गड़बड़ नहीं होती है, क्योंकि एक तो ऑफिसर बिल्कुल ईमानदारी से अपना चेकिंग करते हैं। अभी आपका इंस्पेक्टर चला जाता है, वो कितने चेकिंग करता है। अभी जैसे मेडिसिन का रिएक्शन आने के बाद अगर इंस्पेक्टर वहां जाके चेक करता है कि भाई ये इसमें कॉम्पोजिशन सही है या गलत है, हु विल लुक इनटू इट। मैंने मान लिया, मैंने उसमें डाला, गोली में नहीं डाला, मैंने उसी ब्रांड में बेच दिया, उसको कौन देखेगा।
तो मैं समझ नहीं कि इसको चेकिंग करने के लिए या इसको इम्प्रूव करने के लिए आइदर यू नीड गुड ऑफिसर, या तो आप एक क्लस्टर बना दो फ्री जोन्स की तरह, जहां पे वहां पे इंस्पेक्टर बैठा हो, तो एक साइको फियर रहेगा कि इंस्पेक्टर गेट से उठ के कभी भी आ सकता है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, इसमें आपने जो मैन्युफैक्चरर की बात की कि फॉर्मुलेशन वो 3 जगह अपनी सप्लाई कर सकता है और फार्मा कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे ठेके पे दे देती हैं दूसरी कंपनियों को, जो नई नई कंपनियां बनती हैं। इनको पकड़ना, मान लीजिए एक उपभोक्ता के ऊपर असर होता है, इसका मतलब है कि हम लोग सब लैब रैट्स बन गए हैं। हम पे अगर कोई रिएक्शन होगा, उसके बाद पहले उस मैन्युफैक्चरर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाया जाएगा कि कहां से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, फिर उस मैन्युफैक्चरर को पकड़ा जाएगा, पता लगेगा कि उसके पीछे के लोग जो हैं वो अदृश्य हैं, या मतलब उनके तक आप पहुंच नहीं सकते, वो पावरफुल लोग हैं। इस वजह से आपने कोविड-19 की बात की। कोविड-19 में बहुत सारी मेडिसिन जो हैं प्रिस्क्राइब की गई डॉक्टरों द्वारा, और बाद में उन कंपनियों पे रेड होती है जिसमें ये पता लगता है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ये लाइफ टेकिंग ड्रग्स हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों में बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी थी जो आपको टीके भी लगा रही थी। मैं नाम नहीं लूंगा, जो टीके भी लगा रही थी कोविड-19 के, और बाद में पता लगा कि वो सिर्फ ग्लूकोज का पानी था जिसका टीका लग रहा था। और सरकार ने उसकी एवज में 750 रुपए दिए हैं, हमारे टैक्स के पैसे के, या हमसे लिए हैं। पहले उसका दाम आका गया, फिर उसको फ्री कर दिया गया। तो ये टॉप स्केल से कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, उसमें भी एक बहुत बड़ा झोल था। और आप देखिए, उन कंपनियों के मालिक यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं। उन्होंने लॉकडाउन खुलते ही लंदन, अमेरिका में अपने मकान बना लिया और यहां से चले गए। आप एक तरफ तो कहते हैं कि नीरव मोदी अब पकड़ा जाएगा, घर वापस आएगा, या फिर आप कहते हैं कि विजय माल्या आने वाला, एक्स्ट्रेडिशन होने वाली है। तीसरी तरफ आप खबर उड़ाते हैं कि देखिए, ललित मोदी का जो वनवास का जो पासपोर्ट है वो कैंसिल हो गया है। तो इस तरीके के नरेशन जब आप चलाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप हर चीज को एक पॉलिटिकल एंगल दे देते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मुलेशन की आपने बात की, इसमें 3 तरह के झोल हैं। पहला झोल तो ये है कि जो टेस्टिंग होती है, जिसमें कहा जाता है कि लैब टेस्टिंग करके आपने क्लिनिकल ट्रायल्स किए कि नहीं किए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उसमें भी क्लिनिकल ट्रायल्स को भी फर्ज किया जाता है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स को चेक करने वाले इंस्पेक्टर्स वही इंस्पेक्टर्स हैं जिनको आप ले दे के अपना मामला सुलटा देते हैं। दूसरी बात जो है, मैंने आपसे कही कि जिस तरीके से सरकार द्वारा इन कंपनियों को मान्यता दी जाती है और उसके बाद वो रेगुलेटरी बॉडीज के आसपास किस तरीके से करप्शन को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा, सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट भी होने के बावजूद एक कंपनी बेंगलोर बेस्ड थी जिसमें सीबीआई को ऑफरिंग करके ब्राइब्स, ट्रायल्स का, न्यू ड्रग का वेव ऑफ कराया गया। अब सीबीआई का काम ये तो नहीं है कि वो चेक करे कि उसमें ट्रायल्स हुए कि नहीं हुए। तो ये जो ट्रायल्स वाला मामला है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग वाला मामला है। और तीसरा जो मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से कुछ दवाइयों को सरकार खुद जन औषधि केंद्रों द्वारा मान्यता प्राप्त दे देती है, और बाद में जब वो उपभोक्ताओं से कंप्लेंट आती है तो उसके बाद उसको डी रजिस्टर कर देती है, उन पे केस कर देती है। पर केस करने से आपको पता है कि हमारी न्यायपालिका क्या है, किस तरीके की चीजें हैं। वो तो मामला जो है एक बार सिविल कोर्ट में चला गया या क्रिमिनल कोर्ट में चला गया तो 10-20 साल, 25 साल वैसे ही निकल जाएंगे। तो इसका जो है वो सोल्यूशन क्या है, इस पर मैं ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि वहां तो एफडीसीए है जो काम कर रही है। हमारा सीडीसीओ जो है, जो जो डायरेक्टरेट है, जो इन चीजों पे ध्यान रखना चाहता है, फूड है, ड्रग्स है, कॉस्मेटिक्स है, इसका कोई हमारा अम्ब्रेला बॉडी तो है नहीं। और बहुत सारी चीजें तो ओवर द काउंटर दी जाती हैं। फार्मा जो रिटेलर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे एसोसिएशन के या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेलिंग के आप लॉज रेगुलेशंस बना दीजिए कि हमें किस तरीके से काम करना है। सरकार उस पर भी फोकस नहीं कर रही है। तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको ठेके दे दिए जाते हैं सड़क बनाने के, टनल बनाने के, और वो फार्मा कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े पूंजीपति और पॉलिटिशियंस, मेंबर पार्लियामेंट्स, एमएलएस, एमएलसीज इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो इन पर नकेल कसेगा क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो जुडिशरी से भी ऊपर है। तो ये सारे मामले अपने बेल लेके छूट जाते हैं। तो इसमें सोल्यूशन क्या है? इंडिया जैसी पुअर डेवलपिंग कंट्री को फार्मा रेगुलेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस पर जरा आप ध्यान दीजिए। निरंजन जी, कुछ चीजें ऐसे जिसपे कंट्रोल करना एक मॉरल एथिक्स के नाम से चलता है। आज आप डॉक्टर को ओथ दिलवाते हो तो बिकॉज इट इज अ रॉयल प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन। वो नोबल इसलिए बोलते हैं कि भाई उसने अपने पेशेंट का ही हित देखना है कि वो कैसे जल्दी ठीक हो जाता है। दैट इज लॉस्ट। वही होता है फार्मा में, एक एथिक्स होता है
कि भाई मैं जो दवाई बना रहा हूँ वो मेरा पेशेंट या मेरा जो बायर है वो खाएगा तो उसको ठीक हो जाएगा। अब वो सारे वैल्यूज तो बहुत पुराने हो गए। नोबडी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ता है? अभी इसमें देखिए सीधा सा एक जोल है जिसको आप कहीं पर भी कैच नहीं कर सकते हो। एक जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है एपीआई, ऐसा एक नॉन ग्रेड भी है। वो नॉन ग्रेड में क्या होता है, जैसे उसके फिलर्स हैं या उसका जो बाइंडिंग का जो पाउडर होता है या उसमें जो होता है, अब उसके अंदर मैंने कॉम्पोजिशन में कितना परसेंटेज माइनस प्लस कर लिया वो तो टैबलेट खाने के बाद भी पता तो नहीं चलने वाला है आपको। तो अगर बहुत ही महंगी दवाई है, अब जैसे मैंने कुछ नहीं करा, तो पहले जैसे आप सिंपल चीज समझ लीजिए कि पहले हमको डॉक्टर देते थे एपीसी, दैट वाज एनाल्जिन, पैरासीटामोल और क्रोसिन। तो उसमें आपको जो भी एलिमेंट होता था वो ठीक हो जाता, क्योंकि तभी आपको ब्लड रिपोर्ट बनवाने को नहीं बोलते थे। अब इन्होंने जैसे देखा कि ये बड़ा प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है, तो इन्होंने एनाल्जिन अलग कर दिया, पैरासीटामोल क्रोसिन सारा अलग करके अब उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर। अब वो पेन किलर में ब्रूफेन डाल देंगे, बोलेंगे पेन किलर हो गया। भाई पेन क्रोसिन भी तो वही काम कर रहा था। फिर नहीं हो गया, उसको और थोड़ा कॉस्ट बढ़ाना है तो उसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन डाल देंगे। अब वो एक निर्दोष दवाई है, वो कान में भी डाल सकते हो, आंख में भी डाल सकते हो, खा भी सकते हो। तो इन्होंने जो मिसचीफ करने की जो छूट दे रखी है, अब इसको कौन चेक करेगा? इसमें आपने अभी बता दिया सस्ती सी दवाई है, और वैसे भी मेडिकल साइंस में कई बार बोला जाता है कि भाई उसमें 80% रिकवरी साइकोलॉजिकल होती है और 20% मेडिकल होती है। तो आपने गोली खा ली, आपका सर दर्द मिट गया, ये हो गया, तो ऑल थिंग्स आर, ये इतनी क्लमजी है कि इसको आप कैच नहीं पर, जब तक कि आप में खुद में मॉरल एथिक्स नहीं आएंगे कि भाई मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, तब तक फार्मा के अंदर किसी को भी पकड़ लेना या उसको पेनलाइज करना, उससे कोई मतलब नहीं होगा। अभी आपने 111 यूनिट पकड़े, उसकी दवाइयां तो कई लोग खा गए हैं। आज जिन बच्चों ने आपका कफ सिरप पिया, उन्होंने इस विश्वास में पिया कि ये 100% मेरे को ठीक कर देगा। उसके अंदर एक टॉक्सिक कफ सिरप होता है, वो किसको पता होता है? तो ये एक्सीडेंट हो जाने के बाद आप कॉम्पेंसेशन दे दो। और अभी जैसे आपने बोला कि पूना वाला और ये चले गए, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का भी केस तो ऑलरेडी ला चुका है। उसमें हमारे प्रकाश पोरे जी ने भी केस किया है कि भाई जो लोग मर गए हैं उनके आपकी मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक सीधी सी बात है, आज इतनी महंगी पेटेंटेड दवाई क्यों मिलती है? क्योंकि सालों का उसके ऊपर R&D हुआ होता है, ऐसे ही उसके नहीं होता है। उसमें एक बहुत सेट नॉर्म्स है कि भाई मैंने जो मेडिसिन बनाई वो यूरोप के कॉन्स्टिट्यूशन के आदमी को भी चलेगा, अफ्रीका के भी चलेगा, हाई टेम्परेचर में भी चलेगा। वो सारा एक्सपेरिमेंट्स होता है। जब वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होती है तब वो मेडिसिन पेटेंट होती है। आपने तो ठोक ठाका के दे दिया, खा लो, डोलो आपने बना दिया, पैरासीटामोल 500 के ऊपर वैसे ही डैमेज होता है। आपने 650 मिलीग्राम का बना दिया डोलो, और लोग खा रहे थे क्योंकि वो जल्दी ठीक हो रहे थे। अब उसके अंदर कितने फेटल एक्सीडेंट्स हुए, क्योंकि अब गवर्नमेंट उस पर कोई बोलने को तैयार है नहीं। जिसके मरमरा गए वो बेचारे चुप बैठे, उनको क्या करेंगे आप? तो फार्मा इज ए वेरी बिग, वो मैं कहता हूँ ड्रग्स माफिया से भी ज्यादा खतरनाक अगर लीगलाइज ड्रग का कोई बिजनेस है, दैट इज फार्मा बिजनेस। जी, आपने कहा 500 मिलीग्राम से ज्यादा आप क्रोसिन नहीं ले सकते, और 650 मिलीग्राम तक की स्टैंडर्ड पैरासीटामोल। ड्रग्स भी, मतलब जो रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं सीडीसीओ में, जिसमें क्रोसिन भी आती है मेरे ख्याल, वो भी 650 में अवेलेबल है। तो 500 और 650 में और जिन लोगों की हार्ट कंडीशंस है या बीपी के मरीज हैं, उन पर इसका असर विपरीत भी पड़ सकता है, जिससे उनको हार्ट अटैक या डेथ भी हो सकती है। तो इस तरीके की चीजें हैं जिसपे एफडीसीए का, जैसे हमारा सीडीएससीओ है। मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ ने 118 पेज की 2013 में रिपोर्ट बनाई थी। उसमें लैप्सेस थे सीडीसीओ के, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के, और उन्होंने कहा था कि डिपार्टमेंट जो है वो लैप्सेस करती है, इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है, ओपेकनेस है, मतलब कि जवाबदेही नहीं है। और कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से कि इन चीजों को, ड्रग रेगुलेशंस को बहुत कड़ा करना पड़ेगा अगर सीडीएससीओ को एक पावर देनी है। और प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट में कॉर्पोरेट एंटिटीज को कंप्लायंस प्रोसीजर्स के नाम पे एक पूरी डिटेल्स दी गई थी कि एम्प्लॉयज को एंगेज नहीं होना चाहिए इस तरीके के एक्ट्स में जो करप्शन और ब्राइबरी को प्रमोट करें, जिसमें आपने कहा डॉक्टर्स हॉस्पिटल को ब्राइबरी देकर या रिश्वत देकर उनसे प्रिस्क्रिप्शंस ली जाती हैं। सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनीज को भी एडर करना चाहिए इन एप्लीकेबल लॉज का, ज्यूरिडिक्शन का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक एफिडेविट फाइल करने को कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनकी डीलिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, प्रिस्क्राइब जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं ड्रग्स की, वो एक्सेसिव है, इरेशनल ड्रग्स को, हाई कॉस्ट ओवर प्राइस ब्रांड्स को हमें आड़े हाथों लेना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस प्ली पर फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया एफएमआरएआई ने ये कहा था कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आप बना दीजिए, ताकि हम मॉनिटरिंग
ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशंस के लिए भी जिम्मेदार हों। पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। विजिलेंस डिपार्टमेंट रेड डालता है, पैसा लेता है और निकल जाता है। ऐसा बहुत सारी चीजों को मानना है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि चाइना से हम एपीआई इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा 80-90% एपीआई चाइना से इंपोर्ट होता है। और आजकल जो मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स है, जिसमें फेंटेनाइल का नाम आ गया कि एमडीएमए और फेंटेनाइल या फेंटेनाइल को और जो दर्द की दवाइयां हैं, जो आपने एपीसी की बात की, एनाल्जेसिन, फार्मास्यूटिकल और क्रोसिन, इसमें भी फेंटेनाइल को मिक्स करके एक लीथल कॉम्बिनेशन बना के अफ्रीकन लैटिन कंट्रीज में बेचा जा रहा है। चाइना हमको एपीआई क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये ड्रग्स बाहर पकड़े जाते हैं तो उनकी जो साख है वो खराब होगी। कहीं चाइना हमको एपीआई सप्लाई करके इन चीजों से अपना पल्ला तो नहीं झाड़ रहा है कि पकड़ा जाएगा तो इंडियन कंपनी पकड़ी जाएगी, इंडिया बदनाम होगा? तो ये हम बदनामी मोल क्यों ले रहे हैं? मतलब इतनी हमारे यहाँ जॉबलेसनेस हो गई है, या इतने प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए हैं कि फार्मा के नाम पे अब हमें ड्रग्स का कारोबार करना पड़ रहा है, या ओपियोइड्स बनाने पड़ रहे हैं जो कि बैंड है, और उन कंट्रीज में हम सप्लाई कर रहे हैं जिनकी रेगुलेशंस किसी तरीके से हमारी रेगुलेशन से भी ज्यादा बदतर है, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। और घर घर में आप लैब लगा के, आपने कहा आईसी कोड द्वारा काम शुरू कर सकते हैं। तो ये इसके पीछे का सारा खेल क्या है अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का? और भारत की कंपनियों को या भारत की सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे अब क्या करना चाहिए ये दोनों मामलों पर? देखिए, ये एक विशियस सर्कल है। इसको तोड़ने के लिए एक तो आप समझ लीजिए कि अगर इसको आपको क्रॉस चेक करना है, कई कंट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ मैन्युफैक्चररों को ही एक्सपोर्ट लाइसेंस देती हैं। ये मजाक समझ में नहीं आ रहा है कि जिसने आज करोड़ों डाल के फार्मा यूनिट बनाया, वो 500 रुपया लेके अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेके खुद ही क्यों नहीं करता है? आपके पास डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बैठे हुए हैं, मेडिकल काउंसिल बैठा हुआ है, उनको एक्सपोज करना चाहिए। आप मेरे को बताइए, मेडिकल के कितने एक्सपो हुए? तो दे डोंट वांट रिस्पॉन्सिबिलिटी शंट कर देनी है कि बाद में तो वो एक 500 रुपये वाला आईसी कोड नंबर वाले को ढूंढने जाएंगे, उसका एड्रेस फर्जी निकलेगा, मैटर बंद हो जाएगी। ये काफी हो रहा है। गारमेंट्स में भी हो रहा था, प्लास्टिक जब बैन था तब उसमें भी हो रहा था कि भाई उस आदमी ने आईसी कोड ही गलत ले लिया, माल मंगाया, बेच दिया, कमाया, निकल गया। तो आपको पहले तो ये करना चाहिए कि भाई मैन्युफैक्चरिंग होगा जिसको, उसी को एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिलेगा, तो आपका 50% ये गफला बंद हो जाएगा। अभी आप देखिए, जितने यूनिट्स को जीएमपी रजिस्टर करवाना है, जिनको ऑफिशियल धंधा करना है, जैसे बड़ी कंपनीज है, जाइडस है, कैडिला है, वो ऑब्वियसली उसमें कोई गलत नहीं करेंगे क्योंकि उनका क्रॉस चेकिंग होता है, वो सारे विजिलेंस सिस्टम्स उसमें लगी होती है। लेकिन मैंने एक छोटा सा यूनिट कहीं पे खोल दिया किसी रूरल एरिया के अंदर जाके, और वहां पे मैंने वो 1832 का कोई वो टेबलेट मेकिंग स्टेशन जो आते हैं, वो मैंने टेबलेट मेकिंग मशीन लगा लिया, और इलीगली मैं कॉम्पोजिशंस को वहां बना के मैं उसकी टेबलेट्स बना के बेच रहा हूं, तो कौन पकड़ेगा? मैंने किसी की भी ब्रांड बना दी। अब माफियाज का सिस्टम कैसा चलेगा कि वो बिल्कुल थ्रू तो अब ये फार्मा में नहीं मंगाते, वो और कोई भी एक जीनियनली जो इंपोर्ट होगा, जैसे कोई सिंपल पैरासीटामोल का उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया, उसके अंदर डीमार्क बॉक्सेस हो सकते हैं, जिसमें कई बार ऐसे पकड़े गए कि भी पूरी कंटेनर तो जीनियन था लेकिन कुछ जो उसमें माल था वो फ्यूरियस था। तो ये सिस्टम को आप रोक तो नहीं पाओगे जब तक कि आप बोल दो कि भाई नो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स विल बी अलाउड इन फार्मा, अगर आप सिंसियर हो तो। जी, हालांकि ये ग्लोबल करप्शन जो फार्मा का है, इसमें कुछ साल पहले यूएस बेस्ड चाइना फोकस स्काईक्लोन फार्मा थी, उनको $12 मिलियन का फाइन देना पड़ा था वो यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने फॉर वायलेशन ऑफ फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। और ऐसे ही कुछ सालों पहले यूएस बेस्ड प्रूडू फार्मा, उसको भी फाइन लगा था 600 मिलियन का फॉर मिस ब्रांडिंग इट्स ब्लॉकबस्टर पेन किलर ड्रग ऑक्सीकॉन्टिन का आपने नाम सुना होगा, 600 मिलियन का उनको भी फाइन लगा था। रिसेंट में आपने जो बड़े नाम लिए उसमें ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन चाइना में जो है उस पे भी करप्शन चार्ज लगे हैं। यूके बेस्ड फार्मा जाइंट है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, और उसको प्रोसिक्यूट किया गया लोकल अथॉरिटीज द्वारा क्योंकि वो फिजिशियंस को, हॉस्पिटल्स को प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को ड्रग्स दे रहे थे। 400 प्रमोट करने के लिए, माफ कीजिएगा, प्रोडक्ट बेचने के लिए पैसा दे रहे थे, उनको 490 मिलियन डॉलर का फाइन लगा। और जो अब रिसेंट ओपियोइड क्राइसिस है यूएस में, जहां 50,000 लोग ओवरडोज ऑक्सीकॉन्टिन से मरे, फेंटेनाइल वगैरह से, ऑक्सीकोडोन करके ओवरडोज करते हैं, फेंटेनाइल उसमें मिक्स होती है, और ये ओवर प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर्स को इंसाइट करके दी जाती है, उनको उसके लिए पैसा दिया जाता है। ऑफ लेबल प्रमोशन ऑफ ड्रग्स जो है वो
इस तरीके की चीजें वहां नहीं होती हैं जो अप्रूव्ड नहीं है यूएस एफडीए से। वो एक अलग करप्शन है जिसमें ऑफ लेबल प्रमोशन ऑफ ड्रग्स भी जो है वो बेचे जाते हैं। यूके में भी एक नेशनल हेल्थ सर्विस है जो मॉडल हेल्थ केयर सिस्टम को यूरोप में चलाती है। उनके भी बहुत सारे लॉसेस रिपोर्ट किए गए 2014 से लेकर 2019 तक। करीब 1.5 बिलियन पाउंड पर एनम की फाइन वो कंपनीज पे लगाते हैं। शायद यही वजह है कि एपीआई का इंपोर्ट चाइना जो है वो फ्रीली अलाउ कर रही है इंडिया में, और इंडिया द्वारा ये ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करके बाहर बेचा जा रहा है कि अगर फाइन लगेगा, कंप्लेंट होगी, जेल जाएंगे तो इंडियन फार्मा के जो स्मॉल टाइम मैन्युफैक्चरर हैं वो जाएंगे। चाइना पाक साफ है क्योंकि चाइना अब विश्व में बड़ी अपनी पोजीशन बना चुका है। तो कहते हैं ना कि जो भी किसी भी बड़े बिजनेस के पीछे एक छोटी मोटी चोरी होती है, तो चाइना अब शायद इन छोटी मोटी चोरियों से दूर निकलना चाहता है, और अमेरिका और इंडिया में हम लोग जो है उन छोटी मोटी चोरियों के द्वारा अपने बिजनेस कारोबार को खड़ा करना चाहते हैं, जो आगे आने वाले समय में हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा, नुकसानदेह होगा। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए गिरीश जोशी जी और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू।